नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, जिन्हें ठीक यूपी चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रतापगढ़ी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। और सवाल मेरा यह है कि आखिरकार कैसे बहुत बड़ी चुनौतियां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सामने हैं, कैसे आपने अब इन चुनौतियों को देखना शुरू किया? देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही संदर्भ नहीं है, बल्कि पूरे देश की जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं राष्ट्रीय चेयरमैन बनाया है पार्टी ने, तो मेरे कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी डाली है। मुझे पूरा यकीन है कि पिछले 12-13 साल से जो मैं सामाजिक जिंदगी में आंदोलन को जी रहा हूं, उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। आम जनता को, अकलियतों के आम लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने में बड़ी सहायता मिलेगी। और मैं कार्यभार ग्रहण करने से पहले मैं लगातार काम करना शुरू कर दिया है मैंने। कोविड की वजह से चूंकि उसमें अभी विलंब है, लेकिन जैसे ही कोविड अनलॉक हो जाएगा भारत, मैं देश भर में निकल जाऊंगा और फिर थोड़े दिन बाद उत्तर प्रदेश फोकस करेंगे हम, और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परिणाम देंगे। कोशिश रहेगी हमारी कि माइनॉरिटी से जुड़े हुए जितनी कम्युनिटीज हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हम सबको, पारसी, हम सबको एक बार फिर से वापस कांग्रेस की तरफ ला सकें, क्योंकि कांग्रेस उनका पुराना परिवार है और पुराने परिवार में रूठे हुए लोगों को मना के लाना बहुत आसान होता है। हम प्रेम से उनके बीच में जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि कांग्रेस आपका परिवार है, आइए, आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। कहां कमी रह गई थी कि उस परिवार से वो टूट कर चले गए थे, और अब भरोसा है कि इमरान प्रतापगढ़ी लौटे हैं, वो आए हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है पूरे देश में अल्पसंख्यक विभाग को, अल्पसंख्यक को जोड़ने की। तो कैसे अब आपके पास वो जादू की झड़ी है कि वो चुनाव में आपके साथ होंगे और वैसे भी साथ में? देखिए, कमी से ज्यादा अहम बात यह है कि लोग झांसे में आ जाते हैं, बहुत प्रोपेगेंडा फैला करके, मीडिया, सोशल मीडिया और छल प्रपंच का इस्तेमाल करके। जाहिर सी बात है, कांग्रेस का जो कोर वोटर रहा है, कोर मतदाता रहा है, उसे कुछ जगहों पे क्षेत्रीय पार्टियों ने, कुछ जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने हमसे छीना। तो अब हमारा प्रयास है कि हम फिर से उनके पास जाएं, क्योंकि सब मौजूदा सरकार से या क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारों से लोग संतुष्ट तो नहीं हैं, और जब संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें मनाना बहुत आसान है। महंगाई चरम सीमा पर है। कोरोना काल में मौजूदा भाजपा की सरकार ने जिस तरह से अव्यवस्थित तरीके से लोगों को डील किया है और लोगों को मरने के लिए बेसहारा छोड़ दिया, खुद चुनावी रैलियां करते रहे प्रधानमंत्री जी, या स्टेटों की जो सरकार है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में लगे रहे। ऐसे में लोगों के बीच में जा करके जो मूल मुद्दे हैं, अगर उन पर बात की जाएगी तो मुझे लगता है कि भारत की जनता जो है वो जितनी जल्दी धोखे में आती है उतनी जल्दी समझती भी है चीजों को। तो हम उसे समझा करके वापस ला सकेंगे, हमें पूरा विश्वास है। इस बार मुकाबला किससे है? पिछली बार तो एक गठबंधन था, साथ थे अखिलेश यादव, लेकिन इस बार आखिर आपको मुकाबला किससे दिख रहा है? बीजेपी से मुकाबला दिख रहा है, यूपी में योगी से मुकाबला दिख रहा है, अखिलेश और मायावती से मुकाबला दिख रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो हमारा मुकाबला भाजपा से है। पिछली बार गठबंधन हुआ था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने ग्राउंड पर बहुत मेहनत की है। प्रियंका जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल से उत्तर प्रदेश में संगठन पे बहुत काम हुआ है, और चूंकि पिछले 1 साल से लगभग कोरोना की वजह से देश बिल्कुल अस्त व्यस्त है, तो मूवमेंट बहुत कम है लॉकडाउन की वजह से। वरना अब तक आपको प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नजर आती। हम सबकी पूरी तैयारी है, और जल्दी से हम दुआ कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुले, और उसके बाद हम प्रियंका जी को लेकर के गांव-गांव, शहर-शहर निकलेंगे, और एक बार फिर से लोगों में वो भरोसा जगाएंगे जो कभी इंदिरा जी के लिए भरोसा हुआ करता था। इस दौरान कहीं ऐसी खबर आई, बहुत बड़े नेता जो कई पीढ़ियों से साथ थे वो गए, क्या वो भी बड़ा झटके के तौर पे देखते हैं चुनाव से ठीक पहले? देखिए, इस तरह के लोग जो पिछले जिनकी पीढ़ी पूरी कांग्रेस में खप गई, जब ऐसे लोग भी कांग्रेस छोड़ करके किन्हीं वजहों से जाते हैं, तो वो सीधे सीधे निष्ठा की कमी और कहीं ना कहीं सत्ता का लालच है उनके दिमाग में। उन्हें लगता है कि वहां जाके कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन मुझे हैरत होती है कि मीडिया इस पे तो बात करता है कि कांग्रेस से लोग छोड़ करके गए, लेकिन आप सोचिए, जितिन प्रसाद जी से कई गुना बड़े कद के नेता, मुकुल रॉय जी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, वो छोड़ के आए, उस पे सवाल नहीं है। यशवंत सिन्हा जी छोड़ करके जब बीजेपी को आए तो उस पे सवाल नहीं हुआ। शत्रुघ्न सिन्हा छोड़ के आए, उस पे सवाल नहीं हुआ। नवजोत सिद्धू इतना पॉपुलर चेहरा, वो छोड़ करके आए तो उन पे सवाल नहीं हुआ। तो दरअसल मीडिया के जरिए एक नैरेटिव भी बनाया जाता है कि कांग्रेस का अगर छोटा सा भी कोई कार्यकर्ता भी छोड़ के चला गया तो ये होता है कि नहीं, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता चला आया। तो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस को खत्म करने की साजिशें और बातें करती है, मेरा तो उससे सवाल है कि आप हमारे छोटे से छोटे नेता को लेने के बाद भी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। आखिर उधार के योद्धाओं से आप कहां सरकार बना लेंगे और कितने दिन टिक जाएंगे? वाकई
प्रियंका गांधी हमने देखा कि लगातार वो सड़कों पर रही, गांव-गांव रही कोरोना से ठीक पहले। अब फिर से आप कह रहे हैं वो मैदान में उतरेगी, लेकिन एक और सवाल है कि राहुल गांधी आखिरकार मैदान में कब उतरेंगे, वो कब उत्तर प्रदेश में? देखिए, राहुल गांधी जी मैदान में हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि देश पूछता है कि राहुल गांधी जी कहां हैं। भाजपा की सोशल मीडिया की ट्रोल आदमी जो है वो नैरेटिव बनाती है कि राहुल जी तो यहां है, राहुल जी छुट्टियां मना रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि नहीं, राहुल जी प्रशिक्षित कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, राहुल जी तैयार कर रहे हैं, और उनकी तैयार करने की जो प्रवृत्ति है और जो प्रशिक्षित लोग हैं वो आपको दिख रहे हैं। आपको इस कोविड काल में यह नजर आया होगा कि भारत सरकार से भी ज्यादा मदद अगर किसी ने की है तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद की है। आपने ये गौर किया होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय से भी ज्यादा टैग करके अगर किसी से मदद मांगी गई तो वो कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग और बाकी फ्रंटल से मदद मांगी गई। विदेशी दूतावास तक कांग्रेस के फ्रंटल से मदद मांग रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मदद मांग रहे थे। तो राहुल गांधी जी कहां थे? इसका जवाब यह है कि राहुल गांधी जी श्रीनिवास जैसे लोग तैयार कर रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी को तैयार कर रहे थे। वो देश के अपने कार्यकर्ताओं को यह बता रहे थे कि देश पहले है, राजनीति बाद में है। इंसानियत को बड़ा बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे राहुल गांधी जी, और मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह की एक युवाओं की अच्छी फौज तैयार कर ली है। अब चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, अब आपको राहुल गांधी जी और उनकी जो पूरी सेना है वो आपको नजर आएगी जमीन पर, और आपको उसका असर भी दिखाई देगा। बीजेपी तो कह रही है कि 300 पार, कांग्रेस क्या कह रही है? क्योंकि एक बहुत कम अंतर पे है, 2.5 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी, इस बार उनकी क्या उम्मीद है, वो कहां? देखिए, 300 पार। आंकड़ों का जो खेल खेलना होता है वो बीजेपी उसमें माहिर है। वो उसे पता है कि कई लाख मौतों को कुछ हजार में कैसे बदला जाए कोरोना की। उसे पता है कि हजारों शव जो गंगा जी के किनारे दफनाए गए थे उन पे से रामनामी दुपट्टे हटा करके ये बता दो कि नहीं, ये शव नहीं है। आंकड़ों की बाजीगरी उन्हें आती है। हम आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं उलझेंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को छोड़ करके चुनाव के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा इस बार। ये हम दिखा देंगे महज 3-4 महीनों में। योगी जी कह रहे हैं हमने अच्छा शासन दिया है, सिक्योरिटी दी है, लोगों को रोजगार दिए हैं, बिजली दी है, पानी दिया है, व्यवस्थाएं सही की हैं जो बाकी पिछली सरकारों ने बिगाड़ी थी। आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि आप विरोधी हैं, लेकिन कैसा रहा जो योगी का, क्योंकि एक चौंकाने वाला कदम था बीजेपी का जब योगी को कुर्सी पर बिठाया था। आप उनके बारे में देखिए, अगर योगी जी ये कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी, तो उनके 4-5 विधायक खुद कोरोना से तड़प तड़प के मर गए। उनका विधायक जो है वो टीवी चैनलों पर वीडियो जारी करके रोता रहा कि हमारी पत्नी को इलाज नहीं मिल रहा है, हमसे उससे बात नहीं कराई जा रही है। बेटे, एक विधायक जी के बेटे की मौत हो गई और वो बेचारे FIR कराने के लिए तड़प रहे थे। तो आम जनता की तो छोड़िए, ये योगी जी के विधायकों का कहना है कि उन्होंने किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं दी। ये मुहर तो वो विधायक लगा रहे हैं, जनता की तो प्रतिक्रियाएं बहुत ही अलग हैं, वो तो शायद आप सुन भी ना पाए। रही बात सुरक्षा देने की, तो उन्होंने किस तरह से सुरक्षा दिया कि उन्होंने अपने पुलिस थानों को टॉर्चर चैंबर में बदल दिया। जिस तरह से आम जनता को पुलिस ने उत्पीड़ित किया, भाजपा के विधायकों तक की नहीं सुनी गई, भाजपा के पदाधिकारियों की भी पुलिस नहीं सुन रही है। ऐसे में कौन सी सुरक्षा उन्होंने दी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए। तीसरी बात यह रही लॉ एंड ऑर्डर की, तो पूरा एक उदाहरण भरा पड़ा है। आंकड़े उठा के देखेंगे आप तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस से उन्होंने अपने विपक्षियों को ठोंक दो वाली जो नीति थी उस पर काम करने के अलावा कोई काम लिया ही नहीं। मुझे लगता है निरंकुश कर दिया पुलिस को। इस वजह से भाजपा का कार्यकर्ता भी त्रस्त है। वो भी कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बचा है। पुलिस का काम कुछ और था, पुलिस से काम फूल बरसवाने के लिए गए, जबकि उनका काम था कि सुरक्षा व्यवस्था में, कानून व्यवस्था बनाने में उन्हें लगाया जाता। तो यह सरकार पूरी तरह से फेल है। और यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, यह बात जो पिछले 2 हफ्ते से लखनऊ में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उसके पदाधिकारी वरिष्ठ जो वहां पे मंथन कर रहे हैं, उस मंथन से जो निकल के आया है वो ये बता रहा है कि सैकड़ों विधायक योगी जी से नाराज हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने पूरे सिस्टम को, पूरी सरकार को छिन्न भिन्न करके रखा था, तानाशाही चलाई, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में उत्तर प्रदेश की सत्ता दे दी थी। तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ बातें की है, काम नहीं, और बाकी उन्होंने अपनी रणनीति के बारे में बताया कि आखिरकार कैसे उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस को फिर से सत्ता में वापस लाएंगे। आप लगातार बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, अपने सहयोगी अंकित और कुलदीप के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।